किया यहाँ पे, हमने सिर्फ आपको ऐड करा क्या, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करा मैंने। कॉलम 3 कॉलम ऐड करने पर क्या बना मेरा, ए प्लस बी प्लस सी ए, उसको मैंने बाहर ले लिया, तो उसको निकालने के बाद कॉमन 1 1 1 1 बचा। जब कभी दो मेरे कॉलम रो 1 1 1 ये हो जाते हैं, तो ऑटो सेम हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। क्लियर है? बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये बोल रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इसको प्रूव करना है 0। अब ये उतना इजी नहीं है जितना पीछे वाला इजी था। इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा, इसमें पहला स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करोगे आप, पहला स्टेप में क्या करोगे बताओ, पहला स्टेप में मैं क्या करूं, कॉमन किससे कहां से क्या कॉमन निकालोगे आप बताओ। सर पहली दो रो में से ही निकालेंगे, बी सी सी ए और ए बी। कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालोगे, अच्छा तो कॉमन कैसे निकालोगे, कौन सी रो में से मैं क्या कॉमन निकालूं। दोनों मैं कॉलम में से कॉमन पहले। निकालने से पहले मैं इसमें कुछ और करना चाहूंगा, मैं क्या करना चाहूंगा, आप बताओ क्या करना सही है इसमें से, क्या करना सही है, क्या करना चाहिए बताओ, किसी को कुछ आइडिया क्या करें इसमें। कॉमन तो निकल जाएगा, बट एक बात आप ध्यान से देखो, कॉमन मेरा आराम से निकल जाएगा, अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो मेरा कॉमन निकल सकता है, बट यहाँ पर कॉमन बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सबको दिख रहा है, मैं फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर शायद मेरी चीजें आसान हो जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ए बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर सी का ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी यहाँ पर बचा बी ए बी प्लस सी, प्लस सी। और यहाँ पे ब्रैकेट में लगा लो ए बी प्लस ए सी, डायरेक्ट लिख लो, वो भी ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरा मिडल वाला क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है। ये क्या बना मेरे पास, ए स्क्वायर, या सीधा यहाँ पे लिख लो बी इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बना, या पहले आपको सी स्क्वायर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या बना आपका, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी। हाँ सॉरी, क्या बना आपका, बी सी प्लस बी, ए लिख लो चलो डायरेक्ट। थर्ड वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी से, सी थर्ड से। वाली को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, और ये क्या बना आपका, ये बना ए सी प्लस बी सी। अब क्या करोगे आप, अब आप कॉमन निकाल लो इसमें से, कहाँ से कॉमन निकालोगे आप, कहाँ से कॉमन निकालोगे आप, सर मैं तो यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, निकाल लो कॉमन, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, क्या बना कॉमन, यहाँ निकालने के बाद क्या बचेगा, 1 1 1। और यहाँ क्या बचा, ए ए बी बी प्लस ए प्लस ए सी। अभी आप देखना कि क्या मेरा इससे आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो मैं ये देखूंगा। अब एक बात बताओ, क्या इससे मेरा सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं यहाँ से भी एबीसी कॉमन निकाल लूँ तो क्या मेरा कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर मैं एबीसी कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, एबीसी कॉमन निकाल के देखो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अभी मैंने क्या कॉमन निकाला है, एबीसी कॉमन निकाला है, यस और नो, एबीसी कॉमन ये निकाला है ना यहाँ से, तो अभी ये मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये बच गया खाली। अगर मैं इसमें से भी एबीसी कॉमन निकाल लूँ तो अब क्या बचेगा, अब हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एबीसी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इसमें से भी एक कॉमन निकाल लेते हैं, किसमें से, कॉलम 1 से कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एबीसी कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, एबीसी कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बचा खाली बी सी, ऐसा ना, बी सी बचा ना, यस सर। बस यहाँ पर बचा बी सी, यहाँ पर बचेगा सी ए, नीचे वाले में क्या बचा आपका, ए चला गया सी चला गया, खाली एक एक सी और बी बचा, बी तो बचा ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे तो क्या था, ए बी सी चला गया, तो खाली सी ए बचा आपके पास, यहाँ पे से सी चला गया, ए चला गया, बी चला गया, खाली क्या बचा है, ए बी। बस हो गया क्वेश्चन। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा कैसे करेंगे, बहुत इजी है नेक्स्ट स्टेप, बहुत इजी है नेक्स्ट स्टेप। क्या करूंगा मैं,
कॉलम 1 को कैसे लिख सकता हूँ, या कॉलम 3 को कैसे लिख सकता हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, या कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 लिख सकता हूँ। कॉलम 3 को कैसे लिख सकता हूँ, कॉलम 3 में कॉलम 1 प्लस कर दो। ये कितना हो गया, एबीसी का क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है, एबीसी का क्यूब हो गया। एबीसी का क्यूब नहीं होगा, सॉरी, एबीसी का स्क्वायर होगा। जो पहले हमने किया था ना वो मल्टीप्लाई किया था, यस सर, मल्टीप्लाई में स्क्वायर। बाहर नहीं आना चाहिए था, ये स्क्वायर होना चाहिए था, एबीसी का स्क्वायर, ठीक है, एबीसी का स्क्वायर होगा खाली। तो यहाँ पर अब क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, ऐड कर दो बस, बाकी तो सेम ही है ना, बी सी सी ए प्लस ए बी, ये है 1 1 1, ये ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया, बाकी तो सेम है। फिर इसको बाहर निकाल लेना और ये 1 1 रह जाएगा, दो सेम आते ही आपका क्या बन जाएगा, दो सेम निकलते ही आपका ये डिटर्मिनेंट, इसको बाहर निकाल लो, बस हो गया क्वेश्चन, जीरो बन गया वो, ए बी सी का स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये जब 1 1 1 यहाँ पे रह जाएगा इंटू जीरो हो जाएगा, वैल्यू टोटल जीरो आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग, और आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है आपके, आपको एक्सपैंड नहीं करना, ठीक है, और बताना है कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट मतलब तीनों की वैल्यू अलग है, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर है। देन हमें क्या शो करना है कि एक्स वाई जेड -1 है, हमें क्या शो करना है, एक्स वाई जेड -1 है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है बच्चों। जब कभी भी प्लस में चीजें दी हो तो तोड़ देते हैं, तोड़ दो इसको, इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा आपका, बन जाएगा एक्स वाई जेड, ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये रह गया 1 1 1, और ये यहाँ पे हो गया प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ये, सॉरी एक्स क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रह गया, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसको जीरो प्रूफ करना सही है आपने आपको, कैसे किया? क्या क्या किया भाई, प्लस में है ना ये चीज है, जब दो चीजें एडिशन में होती है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में बताया था, अगर चीजें प्लस में होती पर है ये तो उसे हम दो एक्स डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड अलग वापस से क्यों आ गए? कहाँ आ गया एक्स वाई जेड वापस से, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड था, इस सब भी एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये 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 हम्म। ये दो डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी आपकी रो कॉलम प्लस में हो या माइनस में हो, उसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर आप एक सिंपल सी बात बताओ, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन सेम ही आएगा, जीरो ही आएगा, भले ही सॉल्व करके देख लो, ठीक है, भले ही सॉल्व करके आप देख लो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो, इसको मैं प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये बोलोगे ना, यही बोलोगे, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 कॉमन निकाल लो उसमें से, इसमें से रो में से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे इसमें से कॉमन निकलेगा। किसी भी चीज में अगर डिटर्मिनेंट में पूरी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक डिटर्मिनेंट में कोई भी चीज प्लस में होती है तो उसे हम ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। यस और नो, याद है बाकियों को, याद है कि नहीं याद है, याद है। जी सर। yes, अब एक बात बताओ सिंपल, इसको यहाँ पे ये एक्स वाई जेड एज इट इज लिख लेते हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, रीजन भी बताया था, चेक करके भी दिखाया था। अब क्या करोगे, यहाँ से पहली रो में से एक्स बाहर निकाल लो, दूसरी रो में से वाई बाहर निकाल लो, तीसरी रो में से जेड बाहर निकाल लो, तो मेरे पास क्या बचा 1 1 1, यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही बचा, यस और नो, यही बचा ना आपके पास। अब एक बात बताओ जरा मेरे को, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट बोलूंगा तो ये क्या है, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट मान लूं अपना, तो ये चीज क्या है मेरे पास, ये भी सेम ही है, ऐसा और नो, ध्यान से मुझे बता के देखो, ये सेम नहीं लिख रहे आपको, आप क्या होगा सर चीजें अलग अलग है, चीजें कुछ अलग नहीं है, चीजें कुछ अलग नहीं है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम की मैं 2 से जंपिंग करा दूं तो क्या मेरा साइन बदलता है, मैंने बताया था साइन नहीं बदलेगा अगर 2 की जंपिंग होती है,
अगर सिंगल जंपिंग कराते हो, सिंगल रो एक्सचेंज करते हो तो साइन बदल जाता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 को 2 जंप करा के एक्स वाई जेड के आगे लिख दूं, इसका साइन नहीं बदलेगा। पिछली क्लास में बताया था मैंने, इस कॉलम को मैं इन 2 के आगे ले जाऊं तो इसका साइन नहीं बदलता, साइन नहीं बदलता। तो ले जाओ इसको जरा आगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 1 1 आगे आ गया, बिल्कुल 1 1 1 बिल्कुल आगे आ गया। और पीछे क्या रह गया आपके पास, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज उतार लेते हैं, ये एज इट इज इसको उतार लेते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब आपको दिख रहा है ये चीज और ये चीज बराबर है, कैसा Yes. ये डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 0 के बराबर दिया हुआ। इस डिटर्मिनेंट का क्या आंसर होता है ये सबको याद है, मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है। अगर डिटर्मिनेंट मेरा इस तरीके का हो, ए स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर, तो उसका आंसर मैंने बताया था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये होता है। तो ये बोला था, ये अपने को याद रखना है, स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट अपने को ये चीज याद रखनी है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ये तो आप इस फॉर्म में है ही नहीं, आप बोल रहे हो इस फॉर्म में, बट है नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको जरा दोनों का ट्रांसपोज कर दो, इसका दोनों का ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई जेड, कॉलम को रो को कॉलम बना दो बस, 1 जेड जेड स्क्वायर। दोनों का ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब देखो, तो इसका आंसर तो आप सबको पता है, इसका आंसर तो हम सबको पता है, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, तो एक का लिखूंगा एक का नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट ये तो 0 है सर, ठीक है। डिटर्मिनेंट कॉमन लो जरा इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का मैंने आपको याद करा है सीधा, नहीं तो सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, बट अपने को ये याद है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब एक बात सिंपल सी मुझे बताओ, हमें क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1, ये प्रूफ करना था अपने को, है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, ये चीज मेरी 0 होगी कि नहीं होगी, एक बात बताओ, क्यों 0 होगी, होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें बताओ मुझे। उसने बोला है above determinant non-zero, as the above determinant is non-zero due to x y z और distinct, क्या ये नॉन जीरो होगा या 0 होगा, एक बात मुझे बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, ये चीज मेरी क्या होगी, ये चीज मेरी क्या होगी भाई, प्रूफ ही करना है ना इसको, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइड कर दो तो क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये जो शो करना है उसकी तरफ देखो बस। अब ये 0 हो गया, यस और नो, ये मल्टीप्लाई में ना, 0 में डिवाइड में जाएगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, यस और नो, ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो, ये पॉइंट क्लियर है, ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, आ रही। अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ये हमें प्रूफ क्या करना है, आप प्रूफ देखो, तो ये चीज अगर मैं मल्टीप्लाई में है, ये सारा अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मेरे पास ये चीज बच गई खाली। अगर मेरे पास ये चीज बच गई, ये चीज बच गई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, खत्म, बस इतना ही तो शो करना था। इसमें कंफ्यूजन है कैसी, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन अपने को है नहीं इसमें। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व होके भी आ जाता, बट हाँ यही आता आंसर, बट इसको हमें यही शो करना, तो शो कर दिया हमने, ये 0 के बराबर दिया हुआ, इसको वहां ले जाओ 0 हो जाएगा, ये शो कर दिया, बस शो ही तो करना था, ठीक है, हमने शो कर दिया। तो एक बार अगली वाली स्क्रीन
कुछ आपने नहीं है ना, डिटरमिनेंट प्लस कर दिया। इक्वल्स टू 0 है ना बच्चे, इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें शो क्या करना है, एक्स में जेड -1 है, तो अगर मैं इन तीनों को जो मान लेता हूँ, तीनों का मल्टीपल है, उसको 0 से ऊपर वाला हाँ, तो क्या चीज, डिटरमिनेंट प्लस एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 कहाँ से लाया? इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ। ओके सर। ये इसको पूरे को सॉल्व ही तो, इसको हमने सॉल्व करके ही तो ये चीज आई है मेरे पास। जी जी ठीक है। ये चीज इसको सॉल्व करके ही तो बनी, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, क्लियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। अब एक चीज आप समझ लो, कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होंगे जिनमें कोई फैक्टर आपका कॉमन निकल रहा होगा। ठीक है, इन द एलिमेंट आई रो और आई कॉलम, आई रो आई कॉलम मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इन सच प्रॉब्लम कॉमन फैक्टर आर टेकन आउट रो वाइज एंड री एंटर्ड कॉलम वाइज। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारा कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है, पर्टिकुलर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर बन रहा है, हो सकता है वो डायरेक्टली फैक्टर निकल रहा हो सकता है कोई टर्म्स आपकी प्लस या माइनस में दे रखी हो, तो उससे भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। ये जंक्शन का ये मतलब है। इसको अभी इंग्लिश में मत जाओ, अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में हम कॉमन निकाल लेते हैं रो से, रो से आप वो चीज कॉमन निकाल लो और फिर उसे मल्टीप्लाई करके कर देते हैं कॉलम में, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको a² + x ए बी ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, तो क्या कॉमन निकल के आ जा रहा है इसमें से, क्या कॉमन निकल के आ रहा है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सब में है, फर्स्ट रो में भी है फर्स्ट कॉलम में भी है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है। अब ये वाली चीज आपकी a² + x है कई बच्चों, बट बच्चे इसमें से भी ए कॉमन तो निकाल ही सकते हो, क्या बचेगा, a + x/, लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, कॉमन तो इसमें से भी निकाल सकता हूँ, भले ही वो प्लस में हो, भले ही ये सारे प्लस में हो, ए होना चाहिए, ए में होगा तो ए कॉमन है। सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ जाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बनी मेरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या कॉमन है, बी, यस और नो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है मेरा, बी कॉमन है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सी कॉमन आ रहा है इसमें, सी कॉमन, सी कॉमन है, नहीं सॉरी, गलत गलत बनाया हमने, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड सर रो अभी आप लिख थर्ड रहे हो कॉलम, क्या कुछ? थर्ड रो थर्ड कॉलम, हाँ दिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, ए बी सी कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, अभी तो लिखा नहीं, खाली मार्क ही किया, तो ठीक क्या है। क्या ओके मार्क ही सर किया अभी, तो दिख रहा है आपको। तो ये अब हमने तक बोला ठीक थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। आप एक सिंपल सी बात बताओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस रो वाइज कॉमन निकालते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, वापस से कॉलम में। क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है, किसमें से, रो में से, मल्टीप्लाई किस में करना है आपको, कॉलम में, कॉलम में। ये स्टेप ध्यान रखना बस, बट कॉमन होना चाहिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस पहली वाली रो से कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा मेरे पास, फटाफट बताओ सर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, अभी ये तो आपने बता ही दिया, क्या बचेगा, ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा a + ए x बाय प्लस x बाय a, a + x बाय यही बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा c, सेकंड रो में से b कॉमन निकाल लो, तो बचेगा a, b + x बाय a, और यहाँ पे क्या बचेगा, c, थर्ड रो में से सी कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा आपके पास, मेरे पास ए बचेगा, ए सी कॉमन निकाल लिया तो ए बचा, बी बचा, और क्या बचा, सी, + x/a, सी + x/a। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप ए को मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहाँ से निकाला था, सर मैंने निकाला था फर्स्ट रो से, तो कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम में,
बी को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कॉलम में, और सी को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड कॉलम में। तो कर दो ये वाला स्टेप पूरा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया ए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करो सर, क्या बचा आपका, ये ए से मल्टीप्लाई किया, पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर, ये क्या बना, बी स्क्वायर प्लस एक्स, बी स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या बना, बी स्क्वायर, ये क्या बना, सी स्क्वायर प्लस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप तो खत्म है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे बताओ। अब एक्स बाई ए पुट कर दिया या फिर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या चीज, मल्टीप्लाई किया ना, ए को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, बी को मैंने सेकंड कॉलम के साथ, और सी को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो किया। ठीक है, समझ में आया। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई किया तो ए आया, पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा ना, हो गया बस। अब क्या करोगे इसके बाद बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप फर्स्ट कॉलम को देखो, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐड कर दो। तो फर्स्ट कॉलम क्या बना आपका, फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर भी यही रहेगा, यहाँ पर भी यही रहेगा, ध्यान से देखो सारा यही बन रहा है। कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दो, तो बाकी कॉलम क्या रह गए, बाकी कॉलमों को ऐसे सर नीचे भी सी लिखना पड़ेगा, एक्स नीचे, कहाँ पर, पीछे वाले में, कहाँ पर, पीछे वाली में एक्स के नीचे सी नहीं आएगा, सी प्लस एक्स, कौन सा वाला, ये नीचे नीचे सी प्लस एक्स बाई ए में, यहाँ पर, हाँ ये ए की जगह पे सी है, अच्छा ठीक है, क्लियर है। बाकी ये क्या बचा आपके पास, ये बचा है बी स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर, ये क्या बचा, सी स्क्वायर, बाकी देख लो सी स्क्वायर प्लस एक्स। हो गया ये, अब तो खत्म है ये क्वेश्चन। यहाँ पे से निकाल लो कॉमन, कॉमन निकला आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचने के बाद गेम खत्म है, गेम खत्म है। 1 इसके बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ मत करो। आप क्या दो ऑपरेशन करेंगे, हम रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दो, और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दो। तो रो 1 तो मेरी एज इट इज रहेगी, क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, तो रो 1 को एज इट इज लिख लो। क्या क्या रो 2 में छेड़छाड़ी करी है, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, 0 एक्स, क्वेश्चन खत्म। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, समझे, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे एक्स आया 1, ये तो सॉरी 0 आया था 0, और ये आया था एक्स। अब कौन सी, और यहाँ पे जो बाहर है वो तो लिखेंगे। अब बताओ, सिंपल सी बात, क्वेश्चन खत्म है ये, ठीक है, क्वेश्चन खत्म है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा हो वैसे। अब इसमें से किसको एक्सपैंड करूंगा मैं, सबसे सिंपल है सर, फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करूं, फर्स्ट फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या रह गया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0, यही होगा डिटर्मिनेंट का आंसर। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, सॉल्व करोगे तो माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू में कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल 0 दिया हुआ है, और हमसे क्या, हम 0 दिया हुआ है हमसे, और पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी,
अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं तो या तो एक्स स्क्वायर एक्स से 0 होगा, या तो एक्स क्या होगा, इसको अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। या तो 0 है आंसर, या तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, या तो क्या है एक्स 0 है, या तो ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फैक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो सिंपल सी बात बताओ, आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है पूरा टॉपिक ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर सपोज इसके दो फैक्टर है अल्फा और बीटा, दो रूट्स है इसके अल्फा और बीटा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर हो गए। जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन बताता हूँ, फेमस है बहुत, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके दो रूट्स आते हैं, एक होते हैं एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं इसके 2 और 3, रूट्स क्या होते हैं इसके 2 और 3, तो अगर 2 और 3 इसके रूट्स हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर होंगे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, ये आपका बेसिकली बोर्ड का है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। क्या बोलती है फैक्टर थ्योरम, अगर मैं किसी चीज को x इक्वल्स टू ए रखूं, यहाँ पे ध्यान से समझो डिटरमिनेंट, x इक्वल्स टू ए रखूं और वैल्यू आपकी 0 हो जाए डिटरमिनेंट की, तो x माइनस ए फैक्टर है, तो x माइनस ए फैक्टर है। यहाँ पर भी तो यही होता है ना, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 3 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर 2 रखने पर आंसर 0 हो जा रहा है, 3 रखने पर आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 आए, तो 2 और 3 फैक्टर है, 2 और 3 रूट्स है और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 फैक्टर है। तो वो भी तो यही बोल रहा है, अगर मैं कुछ यहाँ पर वैल्यू रखूँ ए, 2 की जगह समझ लो मैंने ए रखा, ठीक है, और वैल्यू डिटरमिनेंट की वैनिश होना मतलब 0 हो गई, तो इसका मतलब एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ये बोल रहा है ये फैक्टर थ्योरम में। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बताया था अभी, ये तो अपने को याद है, बट इस क्वेश्चन में क्या है फिर, ये तो अपने को पता है, हमने करा हुआ पिछली क्लास में। इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से प्रूफ करना है, फैक्टर थ्योरम करके दिखानी है अपने को, और बताना है कि क्या ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ही तो हुए इसके, और क्या हुए, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है बेसिकली। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भैया, अगर एक बात सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर a माइनस बी इसका फैक्टर है, यही तो मतलब है, b माइनस सी फैक्टर है, c माइनस ए फैक्टर है, तो अगर a माइनस बी इसका फैक्टर है तो यानी a इक्वल्स टू b होगा, और डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। ठीक है, या आप उल्टा बोल लो, जरूर a इक्वल्स टू b रहा होगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रही होगी, तो a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। और पॉइंट बताओ भैया, b इक्वल्स टू सी रहा होगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तभी तो b माइनस सी इज अ फैक्टर और डिटर्मिनेंट। और सिमिलरली आपका c माइनस ए भी ऐसे ही होगा, ठीक है, c माइनस ए का भी ये रूल, ठीक है। बट एक बात बताओ आप मुझे ईमानदारी से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सर ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये एक कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट ये तो चलो दिए हुए हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें तो कांस्टेंट भी होता है, तो इधर भी कोई कांस्टेंट रहा होगा। अब यहाँ देखने से क्या लगता है आपको, यहाँ पर a इंटू ए मैक्सिमम ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, तो मैक्सिमम क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे तो कांस्टेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, इस केस में तो कांस्टेंट 1 ही है ना बच्चों। कांस्टेंट कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ नंबर दिख रहा है आपको, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट 1 है। तो कांस्टेंट को अगर मैं k मान लूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं k मान लूं, और अगर मेरी k की वैल्यू 1 आ गई,
ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा ये फैक्टर थ्योरम से। तो सिंपली देखो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यही क्वेश्चन में गिवन है, यही क्वेश्चन में गिवन है। आपको पता है कि ये मैंने प्रूफ करते हैं हम बी माइनस सी सी माइनस, यही प्रूफ करना है ना। इसके साथ में कोई फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अब वो मुझे पता नहीं है। अगर वो 1 आ गया तो भैया प्रूव हो जाएगा, के 1 आ गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर के मैंने इस पे कोई भी वैल्यू रखी और के की वैल्यू कुछ और आ गई तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है इसके। के की वैल्यू कुछ और आ गई तो मतलब मेरा आंसर गलत है। अब आप ए बी सी को कुछ भी उठा के रख लो, मैं सिंपली ए को रख लेता हूँ 0, बी को रख लेता हूँ 1 और सी को रख लेता हूँ 2। तो क्या बनेगा आंसर 1 0 0 1 1 1 1 2 4। और यहाँ पर क्या फैक्टर है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू के। सिंपल सा पॉइंट है, इसको सॉल्व करो, देखो अगर के की वैल्यू 1 आ जाती है तो बिल्कुल हम प्रूव हो गए, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या 1 ही है। या मल्टीप्लाई करो, क्योंकि और कहीं पे नंबर तो दिया नहीं हुआ आपको। कॉमन फैक्टर क्या है, कांस्टेंट, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1। जरा चेक करो इसको, चेक करो तो इसमें पहला कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 4 माइनस क्या है ये 4 माइनस 2, यस और नो, यही आए, यही आए 4 माइनस 2 आया। इनको अब ये तो मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, ध्यान से इसको चलो दूसरे पेज पर ले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी कब जाएगी। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू के। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया था सर, आपने ए 0 लिया था, बी 1 लिया था और सी 2 लिया था। इन वैल्यूज को जरा इसमें पुट करो, ए माइनस बी कितना हो गया -1, बी माइनस सी कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, सी माइनस ए कितना हो गया 2 माइनस 0 2 इंटू के कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका 2, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है -1 इंटू -1 इंटू 2 दैट इज 2k। तो के की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। हो गया आंसर खत्म। यहीं पर कांस्टेंट तो इसमें भी 1 ही है ना आपका, कांस्टेंट तो 1 ही है। ठीक है, प्रूव हो गया, यस और नो, प्रूव हो गया। कांस्टेंट 1 ही था, इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही थी, प्रूव हो गया। तो फैक्टर थ्योरम में इस तरीके से प्रूफ करते हैं, इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। समझ में ए बी की वैल्यू आपने खुद मानी, क्या ए बी की वैल्यू आपने खुद डिसाइड की। कुछ भी ले लो भाई अपने आप से, कुछ भी ले लो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। अगर क्या आपका 1 नहीं आ रहा तो फिर फैक्टर थ्योरम से प्रूव नहीं हो रहा वो। ठीक है, गलत है, फैक्टर थ्योरम से प्रूव हो गई। कुछ भी ले लो, मैंने 0 1 2 लिया, आप कुछ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, के 1 ही आएगा उसमें। ठीक है, के 1 ही आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में के क्या है, कांस्टेंट क्या 1 ही है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए क्या बनेगा आपका, कांस्टेंट क्या बनेगा 1 ही बनेगा। ठीक है, सर अगर यहाँ पे 2 2 होता तो कांस्टेंट 2 हो जाता। कांस्टेंट 2, अगर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट 2 हो जाएगा। ये सब नहीं, बताओ। आपने बोला ना यहाँ पे 1 1 है, अगर ऊपर हाँ, 2 2 क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे क्वाड्रेटिक, तो एक बात बताओ, सारे ये जो वेरिएबल्स हैं इनके आगे क्या लगेगा, 1 ही तो लगेगा। और क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, इनके फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्या बनेगा बताओ। कांस्टेंट तो 1 ही है ना इसमें, मैक्सिमम बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन रहा है, उनका कांस्टेंट क्या है 1 ही तो है, और क्या है। क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट की कैसे निकालते हैं। ये ध्यान से समझो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट की कैसे निकालते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम
वैल्यू ऑलवेज ये 3/3 के डिटर्मिनेंट में ही निकलेगी। ना तो ये 2/2 के डिटर्मिनेंट में निकलेगी, ना बाय 4 और किसी भी में नहीं निकलेगी, खाली 3/। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 3/3 का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहली बार स्टेप क्या होंगे इसके लिए, आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, आपको 1 3 5 यहाँ पर एलिमेंट बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट 1 3 5 है। अब आप सबको पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सबने पढ़ी हुई है पीछे पिछली क्लास में, ठीक है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे कुछ रख दूं 3 5, यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे मैं 5 3, तो आप बहुत सारे इसमें से डिटर्मिनेंट्स बना सकते हो, यस और नो। उसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट होगा जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट होगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट, फिर उनका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, यस और नो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास पैटर्न बन के आ जाएंगे। तो क्या तरीका है फिर इसका, इसका तरीका सीख लो कैसा है। इसका तरीका ये है कि जो भी आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, जो भी आपको एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें सबसे कम जो एलिमेंट है, जैसे 1 3 5 इनमें सबसे जो कम एलिमेंट है 1, उसको उठा के आप कहाँ पे रख दो, डायगोनल पे। तो उसको उठा के आप कहाँ पे रख दोगे, डायगोनल पे। मैक्सिमम जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको आप हर जगह भर दो। समझ में आया। जो आपको मिनिमम एलिमेंट दिया हुआ है उसको आप कहाँ पे रख दोगे, डायगोनल पे। और जो मैक्सिमम एलिमेंट दिया हुआ है उसको हर जगह पे भर दो, हर जगह पे भर दो उसको, ठीक है। क्लियर है। और उसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लो। जो आंसर निकलेगा वो डिटर्मिनेंट की मैक्स वैल्यू होगी। तो क्या होगी, डिटर्मिनेंट की मैक्स वैल्यू। तो इसको मैं निकालूं तो क्या आंसर आएगा, बताओ फटाफट निकालो इसका। ये यहाँ पे लिख दिया 1, ब्रैकेट में ये कितना हो गया, 1 -25 -24 -5। सेकेंड फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लो, 5 × 1 5 -25 -20 +5 25 -5 20। तो ये कितना हो गया, ये तो +100 हो गया। ये कितना हो गया, -100 × -+100। और ये कितना हो गया, -24। तो आंसर कितना है, 200 में से 24 गए, -176 नहीं आएगा, 176 आएगा आंसर। प्लस वाला 176 176 आप वो माइनस में मिनिमम का बताने लग गए। मैक्सिमम आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, 176। तो 176 इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू है जिसके एलिमेंट 135 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 135 है जिसके एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 176 है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू पे आते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा स्टेप देखो। मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम है उसका नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम थी 176, मिनिमम क्या होगी, -176। क्या होगी, -176। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ फिर, इसका बताओ फटाफट आंसर निकाल के। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी ऑफ डिटर्मिनेंट 3/3 जिसके एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3। तो क्या करूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करूं, कहाँ पे क्या रखूं, कहाँ पे क्या रखूं, फटाफट बताओ, जल्दी बोलो, कहाँ पर क्या रखूंगा। सर मिनिमम वैल्यू 0 रखो डायगोनल पे, हाँ वेरी गुड। मैक्सिमम वैल्यू क्या फिर रखूं, सर 3 रखना 3 है। रखो बाकी सब जगह पे। ठीक है। अब इसका इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। इसका डिटरमिनेंट तो बहुत आसान है, पहला 0 हो गया, ठीक है। -3 यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 × 0 3 -9। 0 हो जाएगा सर ये भी। 0 कहाँ से हो जाएगा, देखो -9 सर 0 मल्टी, हाँ माइनस नहीं,
27 प्लस 27 54। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 54 है, डिटर्मिनेंट की मैक्स वैल्यू 54, मिनिमम वैल्यू -54। क्लियर? मैक्स मिनिमम भी निकालना आप सीखते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको दोनों तरीके से समझेंगे करते कैसे है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? जनरली कई लोग एक ही तरीका बताते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों तरीके समझाऊं। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होता है? मैट्रिक्स में याद है हमने क्या किया था? मैट्रिक्स में क्या किया था? सपोज एक डिटर्मिनेंट 2/2 का लिख रहा हूँ, A1 B1, ठीक है, A2 B2 इनटू, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट कर दूं C1 D1 C2 D2, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे मैट्रिक्स में करते थे, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ठीक है। एक और तरीका भी देख लेंगे कैसे करने का है। रो बाय कॉलम किया आपने, रो बाय कॉलम किया, तो रो बाय कॉलम करो, क्या आएगा? रो बाय कॉलम A1 इंटू C1 प्लस B1 इंटू C2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 D1 प्लस B1 D2, ठीक है। अब दूसरा देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो गया? A2 C1 प्लस B2 C2, ये कितना हो गया? A2 D1 प्लस B2 D2। क्लियर है? ये आ गया। ये तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, जैसे हम मैट्रिक्स में करते थे। अब देखते हैं दूसरा तरीका। ये तो हो गया रो बाय कॉलम का तरीका। अब करते हैं सीधा रो बाय रो, रो बाय रो करते हैं। देखो तो क्या, ये क्या हो गया? A1 B1 A2 B2 इंटू C1 D1 C2 D2। रो बाय कॉलम, रो बाय रो देखो, रो बाय रो में कैसे करेंगे? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो, A1 C1 A1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो, A1 C1 प्लस B1 D1, A1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो को करो, A1 C2 प्लस B1 D2। अब दूसरा कौन सा करोगे? सेकंड रो फर्स्ट रो, तो A2 C1 प्लस B2 D1, A2 C, सेकंड रो A2 C2 प्लस B2 D2, ठीक है। ये भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। अब कई बच्चों के मन में आएगा, सर ये तो गलत बात है, ये चीज कुछ और है, ये चीज कुछ और है, आंसर तो अलग अलग होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप एक खुद सिंपल सी लॉजिक मुझे बताओ ईमानदारी से, कि ये तो हम सबने पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है सर कि एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज भी उसी के बराबर होता है। तो जरा इसका ट्रांसपोज लिख के देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम बन जाती है C1 D1 और D1 D2, C1 D1 सॉरी, और C2 D2। रो क्या बन गई? कॉलम बन गई। रो क्या बन गई? कॉलम। ये ट्रांसपोज हो गया। तो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज भी उसके बराबर होता है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, A1 C1 B1 D1, A1 C1 B1 D1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 C2 B1 D2, A1 C2 B1 D2, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अगर ये इसकी, अगर हम ऐसे भी करें तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट रो वाइज भी आप कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखने पे यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, बट डिटर्मिनेंट की वैल्यूज सेम ही रहेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज सेम ही रहेगी, ठीक है। क्लियर है? तो इसलिए रो बाय रो कर लो, रो बाय कॉलम करना चाहो तो रो बाय कॉलम कर लो, पेपर में रो बाय रो भी कर सकते हो, रो बाय रो भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 3 बाय 3 का कैसा होगा?
रो बाय कॉलम करोगे तो इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ऐसे भी कर सकते हो और बाय रो भी कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो, सेकंड रो फर्स्ट रो, 2 1। ये कौन सा होता है एलिमेंट? अगर आप देखोगे तो 2 2 होता है, तो 2 2 का मतलब सेकंड रो, ठीक होता है 2 3, सेकंड रो थर्ड रो, ठीक होता है 3 1, थर्ड रो फर्स्ट रो, थर्ड रो सेकंड रो, और थर्ड रो थर्ड। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना। दूसरा वाला ये क्वेश्चन देखो पहले, ये 2 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपको कि एक डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है आपको, डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन में बोल रहा है डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करा तो डिटर्मिनेंट 3 आया मेरे पास। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट 1 भी पता है, डिटर्मिनेंट 3 भी पता है, तो क्या पूछ रहा है? डिटर्मिनेंट 2 बताओ। तो डिटर्मिनेंट 1 को उतारो पहले और देखो डिटर्मिनेंट 2 हम कैसे बिना सॉल्व करे इसको बना लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट जरूर रहा होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट 2 होगा जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा होगा। ये वाला डिटर्मिनेंट रख दो 1 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा 1 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिसमें आपको बीच वाला डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, बताओ ये कैसे आएगा। तो ध्यान दो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? ये डिटर्मिनेंट 1 था, ये डिटर्मिनेंट 2 निकालना है, और ये डिटर्मिनेंट 3 दिया हो, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा आंसर दिया हुआ डिटर्मिनेंट 3, मुझे उसके डायगोनल के एलिमेंट को नोट डाउन करना है। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो आप ये बताओ ये कैसे बना होगा, 1 कैसे आया होगा? सर जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई हुई होगी तब आपकी बनी होगी ये, तब ये बना होगा A11। तो फर्स्ट कॉलम में अगर ये वहाँ यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या रखोगे आप? 1 रख देता हूँ। यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू 1 अभी रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ क्योंकि इसमें 1 1 ही दिया हुआ है ज्यादातर, आंसर में 1 1 ही दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको 1 रख दिया। अब जरा चेक करो, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ये क्या है आपका? सर ये मेरी A22 है। ये कैसे बनी होगी? सर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो सेकंड कॉलम बनाओ 0। अब इनटू यहाँ पे क्या है, मेरे को क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, ये ध्यान रखो आप। मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे बनाओगे? 0 इंटू मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ क्योंकि 0 इंटू 1 0 हो जाता है, ठीक है। अल्फा इंटू यहाँ पे क्या रखूंगा मैं?
क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम, तो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है मेरे पास, फिर बीटा इंटू बीटा। अब देख लो सेकंड रो का ये कैसे बना होगा, ये एलिमेंट कौन सा है सर, ये तो सेकंड A22 है। कैसे बनाइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 1 0 प्लस अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है मेरे पास, फिर मेरे पास तीसरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। ये कैसे बना होगा सर, ये हमने मल्टीप्लाई की होगी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तब बना होगा ये। मल्टीप्लाई करके देखो, 0 इंटू यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 0 इंटू 1 0, बीटा इंटू इधर क्या लिखना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए, सर बीटा इंटू बीटा लिख दो यहाँ पे, तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिख दो, अल्फा इंटू अल्फा। तो आप देख लो 0 इंटू 1 ये क्या बना, 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू सॉरी बीटा इंटू बीटा प्लस सर ये अल्फा। समझ में नहीं आया कैसे, मतलब ये आपको खुद बनाना है बच्चे, एक बात बताओ ना आप ये समझो, ये कौन सा है, ये जो आपका रिजल्ट बन रहा है, ये कैसे, ये वाली टर्म कैसे बनाई होगी, आप खुद मुझे बताओ, अपना दिमाग लगाओ, ये टर्म कैसे बनाई होगी आपने। हमने सर इसको मल्टीप्लाई किया होगा, किसको मल्टीप्लाई किया होगा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया होगा दूसरा डिटर्मिनेंट में, सेकेंड इसको थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तब मेरा ये एलिमेंट बना A33। तो आप एक बात बताओ, थर्ड रो तो आपको पता है, थर्ड कॉलम मुझे बनाना है, तो ये खुद बनाया है मैंने, ध्यान से देखो 0 इंटू 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, तो 0 इंटू 1 लिख दिया मैंने। 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेजरली 1 ही दिया हुआ है। 0 इंटू 1 क्या आया, 0। ऐसी बनी होगी ना A33, कैसे बनी होगी, 0 इंटू 1 0। अब यहाँ पे क्या है, बीटा इंटू समथिंग किया होगा तब मेरा बीटा स्क्वायर आया होगा, तो बीटा इंटू क्या करोगे, बीटा ही तो करोगे। अल्फा इंटू मैंने क्या किया होगा, समथिंग किया होगा तब मेरा अल्फा स्क्वायर बना, तो अल्फा इंटू अल्फा ही तो करोगे। अब देख लो 0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा, तब जाके आपकी ये थर्ड बनी। क्लियर है, तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब आप कोई भी उठा के चेक कर लो, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये चेक भी करना पड़ेगा कि सही किया है कि नहीं किया, चेक करो भाई, खुद चेक करो। सर इस हिसाब से अगर आपने बनाया, मैं तो नहीं मानता इधर 1 आना चाहिए था, हो सकता है इधर 2 होता, 2 तो वैसे है ही नहीं, हो सकता है 0 रख लेते हैं हम, ये गलत है, तो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये वाली टर्म देखो, ये कैसे आई होगी आपकी, कौन सी टर्म है ये वाली टर्म, सर ये है हमारी थर्ड रो की फर्स्ट टर्म, A31 है, तो ये कैसे बनी होगी, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा, आंसर क्या है, अल्फा बीटा। सही है, आया कि नहीं आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ रहा है नहीं अल्फा प्लस बीटा, सर नहीं अभी भी नहीं यकीन होता, ये वाला चेक कराओ 2 यस अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा चेक कराओ। चलो भाई 2 अल्फा बीटा चेक कर लो, ये क्या है सर, ये है मेरा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये कौन सी टर्म है मेरी, सेकंड रो की थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बनी कैसे होगी ये, सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई किया होगा, सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया होगा, तो देखो 0 इंटू 1 0 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, क्या बना 2 अल्फा बीटा, लिख दिया यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, आ रहा है नहीं आ रहा, 2 अल्फा बीटा आ रहा है नहीं आ रहा, तो सही बना हमारा बिल्कुल। तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और क्या कर सकते हो बता, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे, तो ये आपको तरीके सोचने पड़ेंगे, क्वेश्चन कैसे बना, समझ में आया, क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन और इसका देखेंगे, इसको देखो, कई लोग चीजों को कैसे देखते हैं, देखो चीजों को देखने के तरीके अलग अलग है, ये मल्टीप्लीकेशन प्लस नहीं है तो इजी हो जाएगा, चीजों को देखने के तरीके अलग अलग है, चीजों को
दो चीजों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, एक चीज को तोड़ के क्या बनेगा वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आप करो जाके, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करो, बस खुद ऑब्जर्व करो, ये कैसे बना होगा, ये किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके बना होगा, यस और नो? बोल दूं मैं इसको कि दो को मल्टीप्लाई मैंने किया होगा तब बना होगा, यस और नो? बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। मैंने दो डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई करूं और ये बन जाए मेरा, ध्यान से देखो, दो डिटर्मिनेंट को मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं मान लेता हूं मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली टर्म कैसे बनी होगी सर? ये हमने अगर दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो फर्स्ट रो में क्या रहा होगा, 1 1 1, और फर्स्ट कॉलम में भी क्या रहा होगा, 1 1 1, तभी तो मल्टीप्लाई करके बना होगा, 1 × 1 + 1। ठीक है, 1 × 1 1 × 1 + 1 × 1, इन तीनों को प्लस करके ही तो ये बना, ये डिटर्मिनेंट का पहला टर्म बना। अब ये बताओ डिटर्मिनेंट का दूसरा टर्म कैसे बना होगा? सर दूसरा टर्म बना होगा जब हमने क्या किया होगा, दूसरा टर्म ये क्या है, ये सर A12 है, फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया होगा, तो सेकंड कॉलम को देखो, तो यहाँ पे क्या रहा होगा मेरा, जरूर वहां पे 1 रहा होगा सर, 1 × 1 1 आया, 1 यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पे जरूर अल्फा रहा होगा, 1 × अल्फा, और यहाँ पे क्या रहा होगा, बीटा रहा होगा। देख लो मल्टीप्लाई करके, 1 × 1 + 1 × अल्फा + 1 × बीटा, बन रही है ना टर्म, बन रही है। थर्ड टर्म कैसे बनी होगी, ये क्या है मेरी फर्स्ट रो की थर्ड टर्म, ये कैसे बनी होगी सर? जब हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, जरा देखो थर्ड कॉलम बताओ, तो 1 कैसा आया होगा, 1 को सर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तभी मेरा पहला 1 आया। अल्फा स्क्वायर कहाँ से आया होगा, अल्फा यहाँ 1 है तो सर यहाँ पे जरूर अल्फा स्क्वायर रहा होगा, 1 × अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या रहा होगा आपका, बीटा स्क्वायर रहा होगा, 1 × बीटा बीटा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 × अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, बन गया ना, खत्म। अब ये बनाओ आप, ये बनाओ आप, ये तो बन गया, अब आपका ये बनेगा, बना लो इसको, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाएगा ये, किसी से भी उठा के बना लो। इससे बना लेता हूँ मैं, पहले मैं सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, आपको सेकंड रो बना रहा हूँ इसकी, ध्यान रखना, सेकंड रो ये क्या है, इसको उठा के देखो, कोई भी उठा सकते हो आप, जरूरी नहीं है, मैं बीच वाला उठा लो, सेकंड थर्ड वाला उठा लो, कोई भी उठा लो, ये उठाना, ये उठाना, ये उठाना, ये उठाना। ये क्या है सर, ये तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। अच्छा, ये कैसे बना होगा, जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, क्या है पहले में 1 है, 1 × 1 रहा होगा, 1 × 1 तभी 1 बना। यहाँ पे क्या रखूं कि यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाए और अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो उल्टा उधर लिख दिया था 1, ये 1 ये वाला था, 1 × क्या रहा होगा कि मेरा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बन गया, जरूर अल्फा रहा होगा, यस और नो? 1 × 1 अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहा होगा, बीटा स्क्वायर कैसे बना होगा आपका, सोचो, बीटा × बीटा किया होगा आपने, ये आपको खुद करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे चीजें नहीं समझ, बीटा × बीटा मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 1 अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा × बीटा बीटा स्क्वायर, ये बन गया। सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब थर्ड रो बनानी है, थर्ड रो बनानी है तो यहाँ से बना लो आप अपनी, ये क्या है सर, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनाओ इसको। थर्ड रो क्या होगी सर, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी जरूर 1 ही रहा होगा, 1 × 1 1 आया। यहाँ पर जो चीज होगी वो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तब अल्फा 4 बना, यहाँ पे क्या रहा होगा, अल्फा स्क्वायर × अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 आया। यहाँ पर क्या रहा होगा, बीटा स्क्वायर रहा होगा, तभी बीटा स्क्वायर × बीटा स्क्वायर बीटा 4 आया। अब आप कोई भी टर्म उठा के चेक कर लो, ये बन गए हमारे, हमने तोड़ दिया, डिटर्मिनेंट तोड़ना सीखो बच्चों, डिटर्मिनेंट तोड़ना सीखो।
कोई भी टर्म उठा के देख लो, ये वाली उठाता हूँ, क्या है ये सर, ये है थर्ड रो की फर्स्ट टर्म और फर्स्ट कॉलम को मल्टी, A3 वन टर्म है, A3 वन टर्म है, ये कैसे बनी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके बनी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर इंटू 1, क्या बनी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई और चेक कर लो, ये चेक करवाओ सर, ये नहीं लग रही मुझे क्यूब व्यूब वाली, ये भी चेक करा दो, क्यूब वाली चेक करो, क्या है ये टर्म, सेकंड रो की थर्ड टर्म है, कैसे बनी होगी, सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, सेकंड रो को मैंने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, क्या ये टर्म यही नहीं, आपको तोड़ना और जोड़ना दोनों आना चाहिए, आपको तोड़ना, ब्रेक करना और कंबाइन करना मल्टीप्लिकेशन में दोनों आना चाहिए, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। कोशिश करूंगा, संडे तो कल तो आपका रिवीजन क्लास होगी, कोई क्लास है नहीं, रिवीजन क्लास मैं नहीं लूंगा, कोई और सर टीचर लेंगे, ठीक है, कोई मैम लेगी, कल मैं छुट्टी पर हूँ, तो ITF का टेस्ट है संडे को, तो कल मैम ITF की रिवीजन कराएगी, मैं DPP भेज दूंगा, संडे को टेस्ट देने के बाद DPP बनाओ, DPP में क्वेश्चन होंगे, इसके क्वेश्चन बनाओ, इसको तोड़ो जोड़ो, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको ये चीजें क्लियर होगी, अदरवाइज ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली, ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, तो यहीं तक रखते हैं, आगे इसे कंटिन्यू सर? करेंगे। हाँ पूछो। एक क्वेश्चन भेजा है, 1 मिनट उसका आंसर बता दो। कहाँ पर भेजा, मतलब अभी भेज रहा हूँ, 2 मिनट बस। हाँ भेज दो, बाकी लेफ्ट कर जाओ, बाकी लेफ्ट हो जाओ।